हेलो बच्चों, क्वेश्चन पूछो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझो। मैं पढ़ाने वाला हूं आपको गणित, मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, मैथ्स पढ़ने वाले हैं हम और आप मिलके। अच्छा, पढ़ने से पहले थोड़ा सा बात कर ली जाए तो चलिए ये बताइए पहले, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है या मैथ्स में उनकी रुचि है? क्या हाँ भाई, उन्हें मैथ बड़ी अच्छी लगती है, गणित बहुत अच्छी लगती है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कितने ऐसे हैं जो मैथ से एकदम होता ना भाई दूर भागते हैं, एकदम डर लगता है, खौफ होता है मैथ्स का? है क्या? मतलब अच्छी नहीं लगती, समझ में नहीं आती। कितने ऐसे लोग हैं? तो अगर मैं आपको बता दूं, देखो, आपको मैथ्स आती है या नहीं आती, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ेगा कि आप सीखना चाहते या नहीं। आपको नहीं आती, टेंशन मत लो, लेकिन क्या सीखने के लिए तैयार हो? अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो गारंटी मैं ले सकता हूं, इस चीज का वादा और दावा कर रहा हूं कि सिखा मैं दूंगा। लेकिन क्या है, बशर्ते आपको थोड़ी सी चीजें मेरी भी माननी पड़ेगी, थोड़ी शर्त मेरी भी माननी पड़ेगी कि जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको मेरे साथ बने रहना है प्रॉपर तरीके से। ओके, एक एक चीज आपको नहीं आता पुराना, कोई टेंशन की बात नहीं, सब कुछ सिखाता हुआ चलूंगा, एक एक चीज बताऊंगा, बस साथ में बने रहिए। और आप देखेंगे जब आप प्रॉपर क्लास करेंगे, हर एक चीज के प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे, विश्वास मानो बेटा, आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास फील कर पाओगे कि हाँ भाई आ गई। ओके, तो टेंशन ना लीजिए, सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आज हम शुरू करने वाले, क्या, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख भी रहा है, क्लास 9th की, कक्षा 9 की मैथ शुरू करने वाले हैं। और हम एनसीईआरटी किताब को फॉलो करते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी किताब को हम एक तरीके से लेके उसको पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, बिकॉज बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, एमपी बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स में बेटा क्या चलती है? एनसीईआरटी चलती है। आपको पता होगा एनसीईआरटी चलती है आपके सिलेबस में। ओके, तो उसी एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे बेटा। तो उसमें हमारा जो पहला पार्ट है, पहला जो चैप्टर है, वो है बेटा हमारा संख्या पद्धति। क्या है बेटा? संख्या पद्धति। एक कॉपी बना लो बेटा अलग से। ओके, एक कॉपी अलग से बना लीजिए, ओके, मैथ्स की, और स्कूल की अलग कर लो, ये अलग कर लेना। यहां पे प्रॉपर जो जो बताता जाऊं, जैसे जैसे बताता जाऊं, वो नोट्स आप बनाते रहना। और आप देखोगे आपका मैथ्स में हाथ ढीला था, टाइट था, नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप अंततः एंड में पहुंचोगे तो आप देखोगे यार सर मजा आ गया। और अगर वो मजा वो फील करना चाहते हो, क्योंकि देखो यार 9वीं 10वीं में कोई ऑप्शन तो है नहीं यार कि पढ़ें ना पढ़ें, छोड़ दें, ऐसा कोई तरीका है क्या? नहीं है। तो जब तरीका है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ एक ही तरीका कि भाई पढ़ना है, तो क्यों ना पढ़ लें, क्यों ना अच्छे से पढ़ लें और अच्छे नंबरों से पास हो जाए। ओके, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बेटा आगे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा योगदान होने वाला है, बिकॉज वो बहुत सारी जगह पूछा जाएगा। आप किसी कंपटीशन में जा रहे हो, सरकारी नौकरी में जा रहे हो, हर जगह आपको उसकी जरूरत होगी, और 10वें तक की मैथ्स की जरूरत होने वाली है। तो इसीलिए अभी तक नहीं आता, कोई बात नहीं, अब सीख लेते हैं, चलिए सीखा जाए। तो चलिए भाई, पहला चैप्टर जो हमारे पास है वो क्या है बच्चा? संख्या पद्धति। मतलब क्या है? एक शब्द इसमें आया संख्या, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, कुछ भी बोल लो, कहीं ना कहीं क्या करने वाले हैं यहां पे अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं नाम देख के, तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई हम संख्याओं की क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले। मींस हम संख्याओं का एक व्यवस्थित अध्ययन करने वाले हैं, यही तो करने वाले हैं। तो चलिए किस तरीके से करेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इससे पहले आपके जो पेपर में आता था ये 7 नंबर का ये चैप्टर था। ओके, अभी सिलेबस चेंज हुआ है, तो अभी बहुत सारी चीजें चेंज होंगी आपके लिए। अभी आपकी यूपीएमएससी की वेबसाइट पे नहीं आ पाया ये चीजें। ओके, तो हम जैसे ही आएगा वो आपको हम एक वीडियो बना के देंगे कि हाँ क्या क्या सिलेबस में रह गया, कितना रह गया। ओके, बट एनसीईआरटी किताब बदल चुकी है, तो आप पुराना कोर्स ना लें, नई किताब लें। ओके, मतलब नई किताब में बहुत कुछ बदल गया है, और सस्ती किताब होती है, बहुत महंगी नहीं है बच्चा। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो संख्या पद्धति, तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा संख्याओं का परिचय। क्या करेंगे? संख्याओं का परिचय पढ़ने वाले हैं। मतलब कौन कौन सी संख्या होती है, किस किस टाइप की होती है। ओके, तो ये सारी चीजें आप पढ़ते हुए भी आए हो पहले भी क्लासों में, लेकिन अब हम बहुत ही सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उसकी स्टडी करेंगे बेटा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को कैसे निरूपित किया जाता है। ओके, सेकंड जो टॉपिक होने वाला है हमारा, पहला टॉपिक होगा संख्याओं का परिचय, दूसरा होगा संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को निरूपित करना। ओके, तीसरा जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा?
वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बेस्ड बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। ओके, तो यहां पे हम करनी 2, करनी 3, करनी 4, करनी 5, करनी 6, मतलब करनी 4 तो नहीं, करनी 6, करनी 7, ऐसी संख्याओं को हम निरूपित करके देखेंगे। ओके, तो दशमलव प्रसार में भी 2 टाइप का दशमलव प्रसार होने वाला है। कैसा? अब क्योंकि हमारी संख्याएं 2 टाइप की होती हैं, एक अपरिमेय एक परिमेय, तो उन दोनों का दशमलव प्रसार अलग अलग पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे बेटा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, फिर पढ़ने वाले अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्लियर है? उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं सर? उसके बाद पढ़ने वाले हैं बच्चा वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ओके, तो वास्तविक संख्याओं पर क्या क्या संक्रियाएं होती हैं और उनका क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है, क्या है? हर का परिमेयकरण। ओके, और ये भी एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ये वाला टॉपिक बेटा एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है जो अभी आप पहली बार पढ़ेंगे, अभी आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है। अगला टॉपिक जो हमारे पास है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम। ओके, तो ये टॉपिक आप पढ़ के आ चुके हो, ये टॉपिक आपने 8वीं कक्षा में अगर आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा। ओके, तो इतने से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, लेकिन आपने नहीं पढ़ा टेंशन ना लो यार, सब कुछ एक एक करके सब कुछ पढ़ाऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू किया जाए। क्या शुरू किया जाए सर? चलो शुरू करते हैं। मैं संख्याओं का परिचय, जो पहला टॉपिक है हमारा, उसकी बात करते हैं थोड़ी सी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्या शुरू करने वाले हैं बेटा हम? संख्याओं का परिचय। आ जाओ, टॉपिक डाल देते हैं भाई। संख्याओं का परिचय। और बेटा नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्रॉपर वे में, ठीक है? सही तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा, जिससे कि देखो अभी तो ठीक है, अभी तो आपको 1-2 दिन याद रहेगा अच्छे से, ठीक है, याद हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिन में भूल जाओगे सब। अब सब भूल जाओगे तो क्या करोगे? कहां से फिर दोबारा वीडियो पूरा देखोगे? नहीं, नोट्स अपने बनाते हुए चलो, जिससे कि आपको कम टाइम में जल्दी से आप रिवाइज कर सको, जो चाहिए वही हो पाए। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है, तो बेटा संख्याओं का परिचय हम जो पढ़ने वाले हैं, अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो चलो शुरुआत से देखें क्या? अरे बचपन से देखें क्या? हाँ, वही बचपन जिसमें जैसे ही हम थोड़े से बड़े हुए, जैसे ही हमने पढ़ना शुरू किया, जैसे ही हमें थोड़ी बहुत मैथ आना शुरू, सबसे पहले मैथ में क्या आती है? गिनती आती है। अरे आती है नहीं आती है? तो वो गिनती जो बचपन में आप बोला करते थे, या कोई घर पे मेहमान आया, मान लो कोई चाचा आए, कोई मामा आए, कोई बुआ आई, तो घर वाले क्या बोलते थे? बेटा मामा को गिनती सुनाओ, ध्यान है नहीं ध्यान है? तो क्या सुनाते थे? 1 2 3 4, यही सारी गिनती सुनाते थे। 1 से शुरू करते थे। अरे ऐसा तो होता था? नहीं होता था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये जो गिनती होती थी, जो हम बचपन में सुनाया करते थे, जो बचपन में हम, बचपन क्या, अभी भी अगर आपसे मैं बोलूं कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो क्या करोगे? गिनोगे? 1 2 3 4 5, जितने भी हों, आप 1 से ही तो शुरू करोगे। तो वो संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, जो गिनती करने के काम में आती हैं, उन संख्याओं को बेटा हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? पहली संख्याएं जो हमारी होंगी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। क्लियर है? अरे बोलो यार जल्दी से, देखो बोलते रहा करो, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो सर क्लियर होता जा रहा है। ठीक, अब बेटा इन्हें हम अंग्रेजी में अगर कोई पूछे तो अंग्रेजी में बता दो। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे बेटा हम नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। गिनने में प्रयुक्त होती है, क्योंकि आज तक आपने, अच्छा मान लो आपके यहां अगर फॉर एग्जाम्पल केले रखे हैं, तो कैसे गिनोगे? 1 से शुरू करोगे ना, ऐसा तो है नहीं हम -1 0 1 2 ऐसे तो शुरू करोगे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बेटा ये गिनने में हमेशा प्रयुक्त होती है, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्योंकि अंग्रेजी में इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसीलिए बेटा इसे कैपिटल N, जो ABCD होती है, कैपिटल N से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? संख्याएं कौन सी होंगी बेटा आपकी? तो हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5। बोलो सर शुरू तो 1 पे हुई, खत्म कहां पे होंगी? बेटा तो मैं आपको बता दूं, खत्म जहां तक ले जाओ वहां तक जाएंगी यार, ये खत्म ही नहीं होंगी, ये जाएंगी अनंत तक। कहां तक जाने वाली है? अरे अनंत तक जाने वाली है। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये हो गई हमारे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से लेके जाती हैं अनंत तक। क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है सर। अब अगली संख्या जो हमारे पास आती है, तो ये हो गई प्राकृतिक संख्या है।
ओके वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 5 6 ये सारी की सारी, ये आप परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके मैंने आपको समझा दिया है। अगला हमारे पास क्या है बेटा, अगली जो आएंगी वो आएंगी पूर्ण संख्याएं। क्या आएंगी? पूर्ण संख्याएं। अब सर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? हाँ भाई कौन जानता है, जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। आता है तो बता दो, नहीं आता तो चलो मैं बताता हूं, समझ लो। अब मान लो कि भाई ठीक है हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, यहां पे अभी आगे 10 लिखोगे, लेकिन अगर ये 0 ना होता तो क्या हम 10 लिख पाते? बोलो। और कहीं ना कहीं 0 की खोज आपको पता होगा कि भारत में हुई है। अरे हुई है नहीं हुई? किसने की? एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ जिन्हें हम सब लोग जानते हैं, कौन थे? आर्यभट्ट साहब। तो उन्होंने 0 की खोज की। तो बेटा जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिला देते हैं, ओके, या फिर बोलो 0 और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। मतलब क्या है? इन्हें अंग्रेजी में बेटा हम बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। अरे समझ में आ रहा है? अंग्रेजी में इसे हम बोलेंगे होल नंबर, और क्योंकि इसे होल नंबर बोला जाता है इसीलिए बेटा इसे कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल W से। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? तो कैपिटल W से प्रदर्शित करेंगे। और ये होती क्या है तो देख लीजिए भाई, तो हम बोल सकते हैं कैपिटल W जो आएगा हमारा, कहां शुरू होंगी? 0 1 2 3 4 5, कहां तक जाएंगी बेटा? जाने तो ये भी जाने वाली है कहां तक? अनंत तक। क्यों अनंत तक जाती है समझो। मान लो आप बोलो सर एक सबसे बड़ा नंबर तो होगा, मान लेते हैं कि हाँ भाई बहुत सारे बच्चे, किसके मन में सवाल आ रहा है कि सर कोई सबसे बड़ा नंबर तो होगा, कोई सबसे बड़ी संख्या तो होगी भाई। मान लिया, मान लो आपकी सबसे बड़ी संख्या थी, कुछ भी थी, मान लो कुछ भी आपने लिखा, ऐसे करके कुछ लिखा। अब अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो भाई अगली संख्या आ गई या नहीं आ गई? तो सर आ गई। तो ऐसे ही बेटा जो सबसे बड़ी संख्या आपको लग रही है उसमें 1 जोड़ दो तो और बड़ी हो गई, उसमें 10 जोड़ दो और बड़ी हो गई, उसमें 100 जोड़ दो और बड़ी हो गई। तो कभी सबसे बड़ी संख्या मिल पाएगी? नहीं, मिल ही नहीं पाएगी। इसीलिए बेटा ये जाएंगी अनंत तक। कहां तक जाएंगी? अनंत तक। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये हुआ हमारा होल नंबर या फिर बोलो पूर्ण संख्या। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं बेटा, और ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलती चली जाती है। क्लियर है? अगला आते हैं, अगला जो हमारा है बेटा वो क्या है? तो पूर्ण संख्याओं के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? तीसरी मिलेंगी बेटा, ये होते हैं पूर्णांक। क्या होते हैं? पूर्णांक। अरे क्लियर है? अब पूर्णांक क्या होते हैं सर? अरे पूर्णांक नहीं जानते क्या? सोचो, मान लो भाई 0 तक की संख्याएं तो हमारे पास थी। अब बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ी कि 0 से कम अगर गिनना पड़े तो क्या करें? जैसे अगर मान लो अभी हम चलें कश्मीर की वादियों में जाएं, या फिर ठंड के मौसम में कश्मीर में चले जाएं, तो वहां पे तापमान क्या होगा? अगर संख्याएं सिर्फ 0 तक होती तो क्या हम वहां का तापमान बता पाते? तापमान क्या होता है वहां का? -5 -10 -15 ऐसे होता है। अब सोच के देखो, अगर 0 से पहले कोई संख्या ही ना लिखी हो, हमें पता ही ना हो कि संख्याएं क्या होती हैं, तो जब जरूरत पड़ी लोगों को कि 0 से कम अगर कोई चीज हो तो उसे हम किससे प्रदर्शित करें? तो हमारे पास कुछ आए और संख्याएं हमने ली। क्या ली? कि भाई 0 से जो कम होगा, जस्ट लाइक अगर देखें तो पूर्णांक होते हैं बेटा ये। इन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इंटीजर्स। ओके, और क्योंकि अंग्रेजी में इन्हें इंटीजर्स कहते हैं इसीलिए इन्हें 2 अक्षरों से हम प्रदर्शित करते हैं। या तो कैपिटल आई होगी, या फिर Z होगा। क्या होगा बेटा? कैपिटल Z। और आपकी एनसीईआरटी किताब में मैं आपको बता दूं बेटा, ये कैपिटल Z से प्रदर्शित किए गए हैं। किससे किए गए हैं? कैपिटल Z। देखो प्रदर्शित करने का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर मान लो इन अल्फाबेट्स का ये जो लेटर लिखे हैं अंग्रेजी के, ओके, मान लो आपकी गणित की किताब में कहीं Z लिखा है, तो Z का मतलब आपको आगे ध्यान रखना है कि बेटा क्या है? इंटीजर। मतलब इंटीजर का मतलब बोले तो क्या है? पूर्णांक है। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर कहीं W लिखा है तो आपको यह समझना है कि W क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये बेटा पूर्ण संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। समझ में आ गया आपको? इतना क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से लाइक करके बताओ कि हाँ सर क्लियर है। मुझे भी तो पता चले कि आपको क्लियर कितना है, कितना समझ में आ रहा है, जिससे कि आगे हम देख पाए। तो बेटा अब इनको समझते हैं थोड़ा सा। क्या समझना? मान लो हमारे पास क्या थी? 0 1
3 4 5 और ये गए कहां, अनंत तक गए। ठीक है सर, गए। अब क्योंकि हमने क्या बोला कि हमें जीरो से पहले कुछ संख्याएं चाहिए थी कि मान लो जीरो से छोटा कुछ लाना हो तो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ी कुछ और संख्याओं की। क्या थी? अब मान लो जीरो से पहले जैसे इधर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 लिखा जाता है, वैसे ही इसके इधर जीरो से पहले क्या आएगा, -1, उसके पहले -2, उससे पहले -3, उससे पहले -4, उससे पहले -5 और ऐसे चलते चले जाए तो कहां तक, माइनस में भी जाएंगे बेटा अनंत तक। क्योंकि बोलो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो बालक जैसे सबसे बड़े में एक जोड़ दे तो और बड़ा बन जाता है, वैसे ही सबसे छोटे में से एक घटा दें तो और छोटा नहीं हो जाएगा क्या? अरे बताओ यार, देखो बोलते बालते रहो थोड़ा, ठीक है, जिससे कि मजा आता है। ओके, तो चलिए आइए अब समझते हैं। ये हो गए हमारे पूर्णांक। तो हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का जो संग्रह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? अरे भाई ये देखो ये सारी की सारी क्या है, ऋणात्मक। अब देखो अब इसमें ही मैं आपको बता दूं क्या क्या होगा। तो ये जो आपकी संख्याएं हैं ये तो हो गई आपकी बेटा क्या, धनात्मक संख्या। अरे हो गई। और ये जीरो से पहले वाली ये हो गई बेटा आपकी ऋणात्मक संख्या। क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। तो सर जीरो क्या है? अरे बालक जीरो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, जीरो भाई बीच वाला है ये नंबर, मतलब ये न्यूट्रल है। समझ में आ रहा है? तो कोई पूछे जीरो क्या धनात्मक संख्या तो आप क्या बोलोगे, सर नहीं है। अच्छा अपने दोस्त से पूछना जाके क्या जीरो धनात्मक संख्या है, तो चक्कर में पड़ जाएगा जीरो धनात्मक है या नहीं है। नहीं मानते पूछ के देखिएगा। तो बेटा पूर्णांक समझ में आ गया आपको, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। और ये ध्यान से देखें तो क्या है, ये जो इतनी थी मोटा क्या थी, ये तो हमारी क्या थी, ये पूर्ण संख्या थी ना, ये यहां से यहां तक प्राकृत संख्या है। आपकी किताब में प्राकृत संख्या लिखा हो या प्राकृतिक संख्या लिखा हो, बात एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको कि हाँ भाई ये तो प्राकृत लिखा है सर ने तो प्राकृतिक पढ़ाई है। कुछ किताबों में प्राकृत लिखा हुआ है, कुछ किताबों में प्राकृतिक लिखा हुआ है। अलग अलग किताब अलग अलग चीजें लिख देती हैं। ओके, तो ये बेटा हमारी पूर्ण संख्याएं थी। पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याएं मिला देते हैं तो हम कहते हैं पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं हम पूर्णांक। ये किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये प्रदर्शित किया जाता है z से या फिर i से। क्लियर है? और आपकी एनसीईआरटी किताब में z से किया गया तो इसीलिए आप भी z से करिएगा। क्लियर? तो चलिए भाई तीन हमारे पास आ गए पूर्णांक हो गए। अब पूर्णांक के बाद जो अगली संख्या हमारे पास आएंगी, क्या आएंगी भाई, जो अगली संख्याएं आने वाली हैं जो आपकी किताब में आपको पढ़ाने को बोला गया है वो है बेटा क्या, एक बहुत ही मजेदार सी संख्या है, वो है परिमेय संख्या। क्या है बच्चा? तो चौथी संख्या जो हमारे पास है वो है परिमेय संख्या। हाँ भाई 8वीं कक्षा में आप ये पढ़े हो, पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, पहले तो ये बताओ। सर 8वीं 8वीं के ना पूछो, उसका देखो हमको याद नहीं है। ऐसा कौन कौन को लग रहा है भाई? अगर ऐसा लग रहा है टेंशन ना लो बालक, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम्हें 8वीं में कितना पढ़े हो होता है यार, भूल जाते हैं, इतना क्या है इसमें, इंसान है भाई, भगवान थोड़ी कि हाँ सब कुछ एकदम, या मशीन थोड़ी कि सब कुछ एकदम फीड हो गया। पढ़े थे सर भुला गए, क्या फर्क है, कोई बात नहीं। आओ अच्छा देखो, तो परिमेय संख्या होता क्या ये समझ लेते हैं, समझ लें। अब परिमेय संख्या क्या है कि भाई आप बताइए कि अगर मैं 1 और 2 के बीच में पूछूं तो क्या कुछ संख्याएं होंगी नहीं होंगी, होंगी या नहीं होंगी? मान लो 3/2 बोले तो कहां आएगा, 1 और 2 के बीच में तो आएगा, बिकॉज 3/2 क्या होता है बेटा, 3/2 बोले तो 1.5 होता है ना, 1.5 कहां आएगा, 1 और 2 के बीच में ही तो आएगा, आएगा। 3/2 हो गया, 5/6 हो गया, 5/6 कहां, या 5/4 कहां आएगा, 5/4 भी यही आने वाला है, 4/3 बोले वो भी यही आने वाला है। ओके, तो ये सारी संख्या यहां आने वाली, लेकिन इन सभी संख्या को कहते क्या है तो ये तो हमें पता ही नहीं। वैसे इधर बोले तो मान लो -1 और -2 के बीच में भी तो कुछ आएगा, क्या आएगा, मान लो -1.5 आएगा नहीं आएगा, -1.2, -1.3, -1.34, कुछ भी ऐसी संख्याएं आ सकती हैं। तो बेटा सर हमें तो पता नहीं सर कौन सी संख्या है, तो इसीलिए एक और वर्गीकरण हमने किया। क्या किया बेटा, अगला वर्गीकरण हमारा है परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं ये, बहुत ही ध्यान समझिएगा क्योंकि इसकी जो परिभाषा है वो मैं बता भी दे रहा हूं। तो परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पहले तो बता दूं, तो बेटा इन्हें बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स।
ओके, और इन्हें हम जो प्रदर्शित करते हैं किससे करते हैं? क्यू से करते हैं बेटा। किससे करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको लिख लें कि वे संख्याएं, चलो इधर लिख दूं क्या? चलो इधर लिख देता हूं, वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है मतलब वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। यहां तक तो बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं, कभी पूछो परिमेय संख्या क्या होती है, बोल देंगे वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। सही बात है, लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। क्या है कि जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, ये तो सही है, जहां p और q पूर्णांक हो। क्या है बेटा? ये पूर्णांक होने चाहिए, पहली चीज। और q 0 के बराबर ना हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये बहुत जरूरी कंडीशन है, बच्चे भूल जाते हैं इस कंडीशन को। जहां पे q आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब क्या है कि नीचे वाली संख्या बेटा कभी 0 नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि नीचे वाली संख्या कभी 0 नहीं हो सकती। तो बेटा ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? उन्हें परिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। कहीं पे हिंदी थोड़ी बहुत गलत है तो टेंशन ना लेना बेटा, हिंदी तो आपको आती है ना, मैथ सिखाने आया हूं मैं। क्या सिखाने आया हूं? मैथ। जल्दबाजी में हो सकता है थोड़ी बहुत इधर उधर लिख दूं, टेंशन ना लेना। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बेटा क्या हुआ, क्या बोला मैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें बेटा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। मैं लिखा एग्जांपल, उदाहरण अगर देखें तो 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 5 बटा या 3 बटा -4 -5 ये भी परिमेय है। -2/11 ये भी परिमेय है। अब मेरा आपसे सवाल है, चलो भाई ये तो हमें दिख रही है कि चलो भाई 1 1 3/3 4 5 ये भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि बेटा ये p बटा q के रूप में लिखी है। देखो p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में। p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है। अरे है नहीं है? p और q दोनों पूर्णांक है, p और q दोनों पूर्णांक है, p और q दोनों पूर्णांक हैं। क्या q 0 के बराबर है? नहीं है। 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 मतलब ये चारों संख्याएं क्योंकि हमारे इस स्थिति को, इन दोनों कंडीशंस को पूरा कर रही हैं, इसीलिए बेटा क्या है ये परिमेय संख्याएं हैं। ठीक। अब मेरा सवाल है, क्या -5 एक परिमेय संख्या है? कितने लोगों को लगता है ये है? अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? जल्दी से बताओ, जल्दी से देखो, थोड़ा सा फास्ट हो गया। ओके, तो बेटा -5 क्या परिमेय संख्या है? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो बालक। आओ अच्छा देखते हैं। अब जरा ध्यान से, जिन्हें लगता है कि ये नहीं है वो जरा ध्यान से मेरी बातों को सुने, मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा बेटा। क्या अगर बोलो सर ये तो सिर्फ p लिखा है, बटे में q थोड़ी है। अरे बालक, अगर मैं चाहूं तो इसके बटे में 1 लिख दूं, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग दिया जाए तो वो संख्या वही रहती है। -5/1 भी तो ये -5 ही होगा ना बालक। तो संख्या पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। लेकिन क्या हुआ देखो, p बटा q के रूप में हो गई, और बेटा q क्या हो गया? q 0 के बराबर भी नहीं है। मतलब क्या है कि जितने भी पूर्णांक होने वाले हैं वो सब भी क्या होने वाले हैं बेटा? हमारी परिमेय संख्या। मतलब -2 3 4 5 ये सब भी परिमेय संख्या होंगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि इन सब के बटे में क्या लिख सकता हूं मैं? 1 लिख सकता हूं। क्लियर है? तो ये सब भी परिमेय होंगे। अब सवाल है, क्या 0 परिमेय संख्या है? जल्दी से बताओ, क्या 0 परिमेय संख्या है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, 0 अगर देखें, बताओ, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो यार, क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ भाई। सर समझ में कह नहीं सकते भैया, मान लो इसे भी तो 0/1 लिख दूं। अरे 0 में तो आप 0/2 भी लिखो, 0/3 भी लिखो, कुछ भी लिखो, 0 बटा
कुछ भी हो वो रहेगा जीरो ही। अरे रहेगा, शून्य बटा कुछ भी लिखेंगे तो शून्य बटा कुछ भी हो वो रहेगा तो शून्य ही ना बेटा। अब अगर ये शून्य ही रह गया तो बेटा एक बात बताइए, देखो सर p बटा q के रूप में है, p और q पूर्णांक हैं, लेकिन सर p जीरो हो गया। अरे p जीरो हो रहा है, होने दो यार, सिर्फ q जीरो नहीं होना चाहिए। देखो क्या जीरो नहीं होना चाहिए? q, और q जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं है। ध्यान से देखो, यहां पे एक है, यहां दो है, यहां तीन है। क्लियर है? तो बेटा जीरो भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? तो जितनी भी संख्याएं हमने अभी देखी, अभी तक देखी, वो सारी की सारी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। क्लियर है? परिमेय संख्या, कोई दिक्कत, कोई शक नहीं? ठीक है। तो चलो बेटा, परिमेय संख्या में भी एक और तरीके की इसका मतलब एक पार्ट है कि तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तुल्य परिमेय संख्याएं कुछ संख्याएं होती हैं, ये देख लेते हैं इनको भी। तुल्य परिमेय संख्याएं, छोटा सा टॉपिक है, ये भी पढ़ लीजिए। अब ये होता क्या, देख लो भाई, तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है। मान लो मैंने एक परिमेय संख्या लिखी, जस्ट लाइक मैंने लिखा 1/2। क्या लिखा? 1/2। ठीक है। अब अगर 1/2 लिखा, अब चाहूं तो मैं एक और संख्या लिख सकता हूं, 2/4। एक लिख दिया मैंने 3/6, एक लिख दिया मैंने 4/8, एक लिख दिया मैंने 5/10 लिख दिया। तो ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। क्या ये सारी परिमेय संख्याएं अलग हैं या सेम है? अलग ही अलग दिख रही है भाई। ये 1/2, ये 2/4 है, 3/6, 4/8 है, ये 5/10 है। लेकिन जरा ध्यान से देखोगे बेटा, जब इन्हें हम काटेंगे तो ये तो 1/2, ये तो कटने वाला नहीं है। इसे देखो बेटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अरे है नहीं है? अब जरा ध्यान से देखो, ये सब क्या हो गई? हम कह सकते हैं कि भाई ये भी 1/2 हो गई, ये भी 1/2 हो जाएगी, ये भी 1/2, ये भी 1/2। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मतलब ये भी 1/2 थी, ये भी 1/2 थी, ये भी 1/2 थी, ये भी 1/2 थी। तो ये तो सब बराबर दिख रही हैं, दिख रही हैं। और जब बेटा ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक रूप होता है जिसे हम कहते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं? मानक रूप। क्या होता है भाई? देख लो कि बेटा जब कोई संख्या लिखी हो, जस्ट लाइक मैंने मान लो लिखा 9/24 लिखा। अब ध्यान से देखो, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। अब ये कट रहा है, लेकिन अब ये 3/8 आ गया। अब क्या ये कटेगा? क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? जरा ध्यान से देखो बेटा, तो अब इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो सिर्फ एक है। और जब दो संख्याओं का कोई भिन्न ऐसा लिखा हुआ है जिसमें अंश और हर का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, तो समझ लीजिए वो रूप जो कहलाता है परिमेय संख्या का, उसे हम बोलते हैं बेटा मानक रूप। क्या बोलते हैं इसे हम? ये हमारा आ गया मानक रूप। शुद्ध हिंदी में अगर मतलब देसी भाषा में बोले तो कह दें कि जब आपकी संख्याएं कटने की स्थिति में ना रह जाएं, कि वो और कट नहीं सकती हो, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा? मानक रूप हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो समझिए अब तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ये जितनी भी है 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10, ये सबकी सब बराबर है। तो इन संख्याओं को बेटा हम बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं। तो हम बोल सकते हैं वे परिमेय संख्याएं जिनका मानक रूप बराबर होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्योंकि अगर मैं इनको मानक रूप में ले जाऊं जहां पे और कट ना सके, तो ये क्या आएगा? ये 1/2 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो आप बोल सकते हो कि वे परिमेय संख्याएं जिनका मानक रूप समान होता है उन्हें तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। और हम अगर इनमें से किसी को भी मान लो 2/4, 3/6, 4/8 और 5/10 किसी को भी अगर हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना पड़े, तो बेटा हम सिर्फ और सिर्फ क्या 1/2 ही निरूपित कर सकते हैं। 5/10 को भी 1/2 पे ही आपको निरूपित करना पड़ेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। ओके, और बाकी का आगे की जो पढ़ाई हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और
सबसे पहले तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए जिससे कि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पहुंच जाए। कैसे जुड़ना है बेटा, आपके चैनल पे नीचे एक सब्सक्राइब बटन आ रहा हो, काले कलर का या लाल कलर का, ओके, तो उसको आप क्लिक कर लें और जो घंटी आएगी बेल आइकन, उसे ऑल करके लिखा होगा, ओके, ऑल पे क्लिक कर दें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन, वीडियो का जो मैसेज है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ओके, और आपके पास प्रॉपर कंटेंट टाइम से टाइम पहुंचता रहे। क्लियर है, नहीं क्लियर है? और अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो बेटा शेयर करो, ओके, जिससे कि वो भी आराम से अच्छे से पढ़ाई कर पाए और मैथ्स वो भी सीख पाए एक बहुत ही सरल तरीके से, फन करते हुए, मजे करते हुए, मस्ती करते हुए। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।